हेलो। हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस के इस एप्लीकेशन पर। विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर अभी भी फर्स्ट चल रहा है। जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था कि भूमि निम्नीकरण क्या है, तो मैंने आपको ये बताया था कि भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि जहाँ पर भूमि की या मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं भूमि निम्नीकरण या भूमि का डिग्रेडेशन। तो विद्यार्थियों, इसी प्रश्न को अभी हमें पूरा करना है। इसी प्रश्न को हम पूरा कर लेते हैं एक बार कि भूमि निम्नीकरण क्या है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से आप लिखते जाओ। ये क्वेश्चन एक एक हमारे काम के हैं और बहुत ज़रूरी है एक एक प्रश्न पर काम करना। जब हम एक एक प्रश्न पर काम करते हैं तभी हमारी तैयारी बेहतर तरीके से आगे की हो पाती है। तो प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न ये है, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न ध्यान से देखना। शायद 16वां प्रश्न ये चल रहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं नंबरिंग इसलिए लिखे दे रहा हूँ कि इसके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। प्रश्न ये है कि भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण क्या है, ये वाला प्रश्न था। तो हमने आपको ये बताया था विद्यार्थियों कि जहाँ भूमि की गुणवत्ता कम हो जाती है, भूमि की गुणवत्ता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उत्तर क्या था बच्चों? उत्तर ये था कि भूमि की गुणवत्ता कम होना क्या कहलाता है? भूमि की गुणवत्ता कम होना क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भूमि की गुणवत्ता में, भूमि की गुणवत्ता में होने वाली कमी को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि, या हम कह सकते हैं मृदा निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मृदा निम्नीकरण कहते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको ये बताया था। अब इसके बाद देखो, इसका यदि मैं ये कहूँ कि आज इसका कारण क्या है कि लगातार भूमि निम्नीकरण होता जा रहा है, मैं कहूँ कि आज इसका कारण क्या है, तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण लगातार भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ये बात आप जानते हैं। मानवीय क्रियाकलाप मतलब मानव के ऐसे क्रियाकलाप हैं जिसकी वजह से लगातार भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। तो आप इसी में आगे जोड़ोगे मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण बच्चों भूमि निम्नीकरण हो रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे कारण। तो एक तो मानवीय क्रियाकलाप है और कारण मतलब किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना। तो पहला कारण आप बताएंगे बच्चों यहाँ पर कि खेतों में किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना। तो रासायनिक उर्वरक क्या किए जा रहे हैं? प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए भूमि का निम्नीकरण लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? भूमि का निम्नीकरण लगातार हो रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा कि औद्योगिक कचरे को मृदा में मिलाया जाता है। मृदा में मिलाए जाने से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो दो कारण आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। प्रश्न क्या है हमारा कि भूमि निम्नीकरण क्यों हो रहा है? तो भूमि की गुणवत्ता में होने वाली कमी को भूमि निम्नीकरण या मृदा निम्नीकरण कहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अगला पॉइंट क्या है कि खेतों में, इसका कारण क्या है? खेतों में किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाना, मतलब खेतों में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। एक पहला कारण होगा। दूसरा कारण क्या होगा बच्चों? औद्योगिक कचरे को मृदा में मिलाया जाना। औद्योगिक कचरे को किस में मिलाया जाना बच्चों? औद्योगिक कचरे को मृदा में मिलाया जाता है, इसलिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो बच्चों ये प्रश्न अब हमारे हिसाब से अच्छे से आपसे बन जाएगा। ठीक है,
ये प्रश्न बन जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न क्या होगा, चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो क्या होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पट्टी कृषि किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 प्रश्न होगा कि पट्टी कृषि किसे कहते हैं। पट्टी कृषि किसे कहते हैं। प्रश्न क्या होगा बच्चों, पट्टी कृषि किसे कहते हैं। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि की जाती है। उत्तर होगा हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि की जाती है। सीढ़ीदार कृषि की जाती है। हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि की जाती है, जिसे पट्टी कृषि कहा जाता है। जिसे पट्टी कृषि कहा जाता है। जिसे पट्टी कृषि कहा जाता है मतलब सीढ़ीदार कृषि की जाती है। आपने देखा होगा कि पहाड़ी ढाल है, कोई पहाड़ी ढाल है तो वहाँ पर ऐसे 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 एक सीढ़ीदार कृषि की जाती है। सीढ़ीदार कृषि की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पट्टी कृषि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पट्टी कृषि बोलते हैं। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। अगला पॉइंट इसी में हम लिख सकते हैं, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। बड़े खेत जो होते हैं उनको पट्टियों में बांट दिया जाता है। पट्टियों में बांटा जाता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पट्टीदार कृषि कह रहे हैं। बात को समझो आप, पट्टीदार कृषि का मतलब है कि जैसे कोई पहाड़ी है, ऐसे कोई पहाड़ी है, ऐसे कोई पहाड़ी है। अब इस पर जो कृषि की जाती है वो पट्टी के रूप में की जाती है। कैसे, यहाँ पर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे देखो सीढ़ीदार रूप में जब ऐसे सीढ़ियाँदार रूप में बना दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये पट्टी कहलाती है। ये क्या कहलाती है बच्चों, पट्टी कहलाती है। और पट्टी हम इसलिए इस सीढ़ीदार कृषि को इसलिए पट्टी कह रहे हैं क्योंकि बीच में एक पट्टी मतलब घास की पट्टी उगा दी जाती है, बड़ी जो खड़ी घास हो। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब तेज हवा आती है तो घास गिरती नहीं है। दूसरी जो मुख्य घास है जिसकी हम खेती कर रहे हैं वो गिरती नहीं है। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, इसे पट्टी कृषि कहा जा रहा है। ध्यान से सुनो, पट्टी कृषि किसे कहते हैं, तो हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि की जाती है। क्या कहा जा रहा है, पट्टी कृषि मतलब हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि की जाती है, जिसे पट्टी कृषि कहा जाता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। क्या कहा जा रहा, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में क्या उगाई जाती है, फसलों के बीच में घास उगाई जाती है। फसलों के बीच में क्या उगाई जाती है बच्चों, घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पट्टी कृषि कह रहे हैं। जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, पट्टी कृषि कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न बन जाएगा अब आपसे, बन जाएगा, सरल है प्रश्न। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न होगा बच्चों हमारा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन अगला ये क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, 18वें नंबर का क्वेश्चन। आप 18 नंबर डाल लेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं।
आप उत्तर क्या बताओगे बच्चों? उत्पत्ति के आधार पर उत्तर आप बताओगे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार के संसाधन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है जैव संसाधन, एक कौन सा होता है? जैव संसाधन। एक होता है जैव संसाधन, जैव संसाधन, और एक कौन से होते हैं? अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर जब भी आपसे संसाधन पूछा जा रहा है तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों जैव संसाधन और दूसरा कौन सा होता है? अजैव संसाधन। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? दूसरा कौन सा होता है? अजैव संसाधन। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन का मतलब कि जो जीवित होते हैं, जैव संसाधन का मतलब क्या होगा? कि जो जीवित होते हैं। तो आप इसमें पॉइंट में लिख सकते हो जो जीवित होते हैं। क्या लिखोगे? जो जीवित होते हैं, जो जीवित होते हैं, जो जीवित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। जो जीवित होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, या ऐसे संसाधन जो जैव या सजीव मंडल से प्राप्त होते हैं। या आप कैसे क्या लिखोगे? ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो जैव या सजीव मंडल से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। जो जीवित होते हैं या जो जैव या सजीव मंडल से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मैंने कहा मनुष्य एक क्या है बच्चों? जैव संसाधन है। मैंने कहा वनस्पति, कोई भी वनस्पति आप ले लो, सभी जैव संसाधन है। या मैं कहूँ जीव जंतु, जो जीव जंतु होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों? जैव संसाधन होते हैं। वो भी क्या होते हैं? जैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर जब जैव संसाधन की बात की जा रही है तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जो जीवित होते हैं, जिनमें जान होती है। मतलब सीधी सी बात कहो कि जो मतलब भोजन करता हो, जिसका निर्माण कोशिका से हुआ हो। आप साइंस में पढ़ते हो कि जिसका निर्माण कोशिका से हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। तो जो सजीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। और अजैव का मतलब कि जो निर्जीव होती है। अजैव को आप समझो बात, अजैव का मतलब है कि जो क्या होते हो? निर्जीव होते हो। जो क्या होते हो? निर्जीव होते हो, सजीव नहीं होते। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। एक होता है शब्द लिविंग, लिविंग का मतलब होता है सजीव। जो सजीव हैं, मैंने कहा कि जो सजीव हैं जिसमें जान है वो जैव संसाधन है। अजैव का मतलब जिसमें मतलब नहीं, जैव मतलब सजीव नहीं है। जैव मतलब जो सजीव नहीं है, जो जीव नहीं है। तो ऐसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो आप बच्चों यहां पर लिखेंगे ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, ऐसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा हवा, मैंने कहा पानी, मृदा, कोई भी वस्तु। ये जो कोई भी वस्तु है, जैसे मैं ये पेन लिए हूं, ये पेन क्या है बच्चों? एक अजैव संसाधन है। ये पेन क्या होगा? अजैव संसाधन। लेकिन मैं स्वयं हूं तो मैं जैव संसाधन हूं। मैं क्या हूं बच्चों? मैं जैव संसाधन हूं। लेकिन ये पेन क्या है बच्चों? अजैव संसाधन है। ये क्या है बच्चों? अजैव संसाधन है। तो बताओ बच्चों, बन जाएगा ये प्रश्न आपसे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। जैव का मतलब जो सजीव होते हैं, जिनमें जान होती है। अजैव मतलब जिनमें जान नहीं होती है, जो निर्जीव होते हैं। सभी वस्तुएं निर्जीव ही होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न बन जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19। और 19वां क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा और जलोढ़ मृदा में अंतर बताइए। अब देखो, मैंने मरुस्थलीय मृदा आपको पढ़ाई है। मरुस्थलीय मृदा और जलोढ़ मृदा में अंतर बताओ। प्रीति,
बच्चे बाहर खड़े होंगे, गेट खोल के बोल दो कि थोड़ा इंतजार करो, क्लास चल रही है, जाना नहीं है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा और जलोढ़ मृदा में आपको अंतर बताना है। मरुस्थलीय मृदा और जलोढ़ मृदा में आपको बच्चों अंतर बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मरुस्थलीय मृदा एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, जलोढ़ मृदा, और दोनों का अंतर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं 20 से मैं लाइन यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिखूंगा बच्चों मरुस्थलीय मृदा, पहला पॉइंट मैं लिखूंगा मरुस्थलीय। अब बताओ, मरुस्थलीय मृदा आपने पढ़ा है, जलोढ़ मृदा भी पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से आपने दोनों शब्द पढ़े हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में मतलब राजस्थान में जो मृदा पाई जाती है, जो लवणीय होती है, जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, वो मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे मरुस्थलीय मृदा का विकास, यहाँ पर पहला पॉइंट मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मृदा का विकास, मरुस्थलीय मृदा का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है, ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पानी की कमी होती है। विकास ऐसे क्षेत्र में होता है, ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पानी की कमी होती है, कमी होती है। और वर्षा की मात्रा कितनी होती है बच्चों ऐसे स्थानों पर? आपको याद होगा मैंने बताया था कि 30 सेंटीमीटर से कम, 30 सेंटीमीटर से क्या होती है, ऐसे क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। मतलब जहां पर वर्षा की मात्रा 30 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा का विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है, ऐसे क्षेत्र में विकास होता है जहां नदियों के बाढ़ द्वारा मिट्टी छोड़ी जाती है। तो इस तरफ पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि जलोढ़ मृदा का विकास, जलोढ़ मृदा का विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है, ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां नदियों द्वारा, नदियों की बाढ़ द्वारा, नदियों की बाढ़ द्वारा लाए गए अवसाद छोड़े जाते हैं, अवसाद छोड़े जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा का विकास ऐसी जगह होता है जहां पे नदियों में बाढ़ आती है और अवसाद छोड़ दिए जाते हैं, सेडिमेंट्स छोड़ दिए जाते हैं, वो जलोढ़ मृदा है। लेकिन जहां वर्षा की मात्रा की कमी होती है, वहां पे कौन सी मृदा होती है, विकसित मरुस्थलीय मृदा होती है। कौन सी मृदा, मरुस्थलीय मृदा विकसित होती है। यह मृदा अनउपजाऊपन होती है, मैं मरुस्थलीय मृदा की बात कर रहा हूं। यह मृदा अनउपजाऊपन होती है, मतलब यह उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन मैं इसकी बात करूं बच्चों, इसकी मैं बात करूं, यह मृदा उपजाऊ होती है। क्या होती है बच्चों, यह मृदा उपजाऊ होती है, यह मृदा क्या होती है बच्चों, उपजाऊ होती है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि यह मृदा उपजाऊ होती है, यह मृदा अनउपजाऊ होती है। तो ये मृदा जो होती है बच्चों, ये अनउपजाऊ होती है, वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तीसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा कि इसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। इसका जो विस्तार है, इस मृदा का जो विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। लेकिन यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, या आप कहेंगे उत्तर भारत में। उत्तर भारत में, मैं पूरे पॉइंट आपको बता चुका हूं उत्तर भारत में, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें जल्दी से बता रहा हूं। अब बताओ समझ में आ गया आपको। जलोढ़ मृदा और मरुस्थलीय मृदा में पहले भी आपको बच्चों बता चुका हूं कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है, उत्तरी भारत में पाया जाता है, जबकि इसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा में क्या होती है, पानी की मात्रा कम होती है, इसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, जबकि इसका विस्तार वहाँ होता है जहाँ पर नदियों द्वारा बाढ़ लाई जाती है और वो बाढ़ में जो भी अवसाद होते हैं, जो भी मिट्टी होती है वो छोड़ दी जाती है, तो वहाँ पे जो मिट्टी बनती है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। ये अनउपजाऊ होती है, वो उपजाऊ होती है। इसका विस्तार राजस्थान में, इसका विस्तार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। बताओ बच्चों, बन जाएगा ये प्रश्न? चलो बन जाएगा।
चलो अब अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न होगा 20वां प्रश्न जो लेटेराइट मृदा से संबंधित है। और लेटेराइट मृदा मैंने आपको बताया था, लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। प्रश्न क्या है, लेटेराइट मृदा किसे कहती है, किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। इसकी विशेषताएं बताओ। लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। तो इस मृदा का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है, उत्तर लिखेंगे, इस मृदा का निर्माण, इस मृदा का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान के साथ साथ, उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा, उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा होती हो। क्या होती हो बच्चों, उच्च वर्षा होती हो, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का विकास होता है। लेटेराइट मृदा का विकास होता है। प्रीति गेट खोल दो। लेटेराइट मृदा का क्या होता है बच्चों, विकास होता है। बोल देना एक बार कि शांति से आना, ठीक है, शांति से बैठ जाओ। लेटेराइट मृदा का विकास होता है। लेटेराइट मृदा का मतलब क्या है कि ऐसी मृदा जिसका विकास उच्च तापमान के साथ साथ, उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा होती हो, कि जहाँ पे तापमान क्या हो, हाई हो, और साथ में क्या हो रही हो, उच्च वर्षा हो रही हो। तो ऐसी मृदा कौन सी होती है, ऐसी मृदा बच्चों लेटेराइट मृदा होती है। ऐसी मृदा कौन सी होती है, ऐसी मृदा लेटेराइट होती है। अब यहाँ पे बात ये कह रही है कि इसकी विशेषताएं बताओ। तो पहली विशेषता तो बच्चों ये होगी कि यह जो मृदा होती है यह अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हेडिंग, मैं हेडिंग डाला हूँ यहाँ पे कि इसकी विशेषताएं आपको बतानी है, इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। यह मृदा कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। पहला पॉइंट। मैं प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं, तो जहां पर तापमान अधिक हो और साथ में वर्षा अधिक हो रही हो, मतलब उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेराइट मृदा कहते हैं। और आपने केरल का तटीय क्षेत्र देखा होगा जिसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं, या तो आप भारत में मेघालय के पठार पर मौसिनराम और चेरापूंजी दो स्थान पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और जब वर्षा अधिक होती है तो जो इसके उपजाऊ तत्व होते हैं वो वर्षा के पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिसे हम लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो वो मृदा कैसी होती है, अनउपजाऊपन हो जाती है। और ये इस मृदा में केवल आप जो बागानी फसलें होती हैं या जो मसाले की फसलें होती हैं उनकी खेती कर पाते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय प्रकार की। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकार की। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। दूसरी विशेषता आप बताओगे, अधिक तापमान व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा का विकास होता है। मृदा का विकास होता है। तो जहां पर अधिक तापमान होता है, जहां पर अधिक तापमान होता है और जहां पर उच्च वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों में अम्लीय मृदा का विकास होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा
कम पाई जाती है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। इसलिए बच्चों ये क्या होती है, जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलों के लिए क्या होती है, अनउपजाऊपन होती है। चौथी विशेषता हम इसकी बताएंगे कि इसमें बागानी कृषि और मसालों की कृषि की जाती है। क्या किया जाता है बच्चों, इसमें तुम लोग क्या करें, खड़े अंदर आ जाओ। इसमें बागानी कृषि, बागानी कृषि का मतलब होता है कि बड़े बड़े बागान, चाय के बागान हुए, कपास के, कॉफी के बागान, बैठ जाओ जाके, चाय के बागान हुए, कॉफी के बागान हुए, इसमें बागानी कृषि की जाती है। और मसाले मतलब किसी भी प्रकार का मसाला हो, वो मसाला इसमें उगाया जाता है, वो मसाला किसमें उगाया जाता है, इसमें उगाया जाता है। एक पॉइंट और हम लिखेंगे, इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, विस्तार की यदि हम बच्चों बात करें तो इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, विस्तार। पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे कि इस मृदा का जो विस्तार है तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पर, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में विशेष तौर पर केरल का जो क्षेत्र है, जिसे हम मालाबार तट कहते हैं, वहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट में बच्चों इसका विस्तार पाया जाता है। एक और पॉइंट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, एक और पॉइंट हम कहेंगे, पश्चिमी घाट और मेघालय, मेघालय के पठार में पाया जाता है। तो आप पिछली क्लास याद करो, जब मैंने आपको पूरे चित्र में सारी मृदाएं बताई थी कि लेटेराइट मृदा का विस्तार ऐसी जगह मिलता है जहां पर उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा भी होती हो। यदि ये क्रिया हो रही है, उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा हो रही है, तो इसका मतलब कि वहां पर जो मृदा बनेगी वो लेटेराइट मृदा कहलाएगी। लेटेराइट मृदा मतलब वर्षा अधिक होती है, इसलिए जो मिट्टी में उपजाऊ तत्व होते हैं वो पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, और यह मृदा अनउपजाऊपन हो जाती है। खाद्यान्न फसलों के लिए अनउपजाऊपन हो जाती है, लेकिन बागानी फसलों के लिए यह मृदा बहुत ही इंपोर्टेंट होती है। मसालों की खेती के लिए यह इंपोर्टेंट होती है। केरल का जो मालाबार तट है, केरल का जो मालाबार तट है, या पश्चिमी हम घाट की बात करें, पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में इस मृदा का विस्तार मिलता है। या आप मेघालय के पठार में चले जाइए, मेघालय के पठार में चेरापूंजी का पठार, चेरापूंजी और मौसी नाम दो स्थान पाए जाते हैं जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर ये मृदा आपको मिलेगी। तो ध्यान दो बच्चों, मैंने आज क्वेश्चन आपको कौन कौन से क्वेश्चन बताए हैं, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भूमि निम्नीकरण क्या है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासेस में आपको करवा भी दिया है कि भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि जहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाए। अब वो मिट्टी की गुणवत्ता में रासायनिक उद्योगों की वजह से आ रहा है, आप रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये तो मिट्टी या भूमि निम्नीकरण, ये मैंने आपको प्रश्न बता दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न है कि पट्टी कृषि। जब पहाड़ी क्षेत्रों में जब ऐसे पट्टीदार कृषि की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जब पट्टीदार कृषि की जाती है और बीच में घास की पट्टियां बड़ी बड़ी बना दी जाती हैं, उसे हम बोलते हैं पट्टीदार कृषि या सीढ़ीदार कृषि या सोपान कृषि भी इसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि भी बोलेंगे। अगला प्रश्न मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब होता है जो सजीव होते हैं, सजीव मतलब जिसमें जान होती है, जैसे मैंने कहा मनुष्य हुआ, वनस्पति हुआ, जीव जंतु, ये क्या है, ये जैव संसाधन है। जो जीवित होते हैं वो जैव संसाधन, जो निर्जीव होते हैं जिनमें जान नहीं होती है वो क्या है बच्चों, वो अजैव संसाधन है। तो वो क्या होंगे, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकारों में हम बांटेंगे, एक जैव संसाधन और दूसरा क्या होगा, अजैव संसाधन। अगला प्रश्न मैंने आपको बच्चों बताया है कि मरुस्थलीय मृदा और जलोढ़ मृदा में अंतर बताओ। तो एक मैंने मरुस्थलीय मृदा में आपको पहले बता चुका हूं कि जहां पर वर्षा की मात्रा 30 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर जिस मृदा का विकास होता है उसे बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। यह मृदा विशेषता राजस्थान में पाई जाती है, अनउपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में मिलता है जहां पर नदियों द्वारा बाढ़ आती है और वो है अवसाद छोड़ देते हैं। जब नदियों द्वारा बाढ़ आएगी और वो अवसाद छोड़ देंगे तो वहां पर जिस मृदा का निर्माण होगा वो कौन सी कहलाएगी, जलोढ़ मृदा कहलाएगी। जलोढ़ मृदा उत्तर भारत में आपको इसका विस्तार मिलेगा और सबसे ज्यादा ये क्या होती है बच्चों, उपजाऊ होती है। तो ये प्रश्न भी मैं आपको बता चुका हूं। अगला जो मैंने आपको बताया कि लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं, तो जिस स्थान पर उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा होती हो,
वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है या वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर जो मृदा विकसित होगी वो मृदा कौन सी कहलाएगी? लेटेराइट मृदा कहलाएगी। और इसकी विशेषताएं मैं आपको बता चुका हूँ कि यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, अधिक तापमान वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा का विकास होता है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, इसमें बागानी कृषि और मसालों की कृषि की जाती है, और इसके बाद इसका विस्तार पश्चिमी घाट और मेघालय के पठार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? पश्चिमी घाट और मेघालय के पठार में पाया जाता है। और एक चित्र वो आपको याद आ रहा हो जब वो मैंने आपको चित्र ऐसे बनाया था और मैंने आपको सारी मृदाएं आपको बताई थी, एक बार पुनः देख लो, आपको रिकॉल हो जाएगा ये चित्र। देखो यहाँ पर आपकी मरुस्थलीय मृदा था, ठीक है, यहाँ पर ये पर्वतीय मृदा था, पर्वतीय मृदा, और यहाँ पर जो मृदा थी, ये मृदा जो थी ये बच्चों, ये आपकी काली मृदा थी, ये काली मृदा थी। और इसके नीचे जो था बच्चों, इसके नीचे जो मृदा थी ये वाली, ये यहाँ पर लेटेराइट मृदा थी, लेटेराइट मृदा थी। और इसके बाद यहाँ पे भी लेटेराइट मृदा थी, लेटेराइट मृदा थी। अब बाकी जो भाग यहाँ पर बचेगा, बाकी जो जहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, बाकी जो भाग यहाँ पे बचेगा, ये मृदा कौन सी कहलाएगी? ये मृदा जलोढ़ मृदा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी बच्चों? जलोढ़ मृदा कहलाएगी। तो ये बच्चों मैं पॉइंट आपको बता चुका हूँ। बताओ, कमेंट जरूर करना यदि कोई डाउट है आपका, ठीक है। तो बच्चों हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर हम लोग भूगोल में पढ़ रहे थे, और पहला चैप्टर आज हमारी इस क्लास में समाप्त होता है। पहला चैप्टर का नाम था संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास वाला जो पहला चैप्टर है वो अब हमारा समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे और वो रहेगा वन से संबंधित, वन एवं वन्य जीव, ये वाला चैप्टर हमारा अगला रहेगा। तो अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्लास को आज समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।